हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का जो हमारा चैप्टर है इसको देखते हैं। तो देखिए क्या है कि क्लास 10th का भूगोल हमारा चल रहा था। इसका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम लोग कर चुके हैं और आज हमें इसका थर्ड नंबर चैप्टर देखना है। और चैप्टर है आपका जल संसाधन। जल आपकी एक ऐसी समस्या है जो कि न बल्कि देश में बल्कि पूरे संसार में फैली हुई है। तो इसके बारे में पढ़ना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए। देखिए तो बच्चों की इस पर वार्तालाप दी हुई है, तो देख लेते हैं। पिंकी, क्या तुमने टीवी पर उड़ीसा में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी है? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाया है। रास्ते में तो जो कुछ आया बर्बाद कर दिया और बहा ले गई। अब बताइए, मतलब पानी अगर ज्यादा हो जाता है तो भी मतलब परेशानी है, बाढ़ आ जाएगी, और अगर पानी की कमी होती है तो सूखा हो जाएगा। तो इसी प्रकार की घटना की बात बच्चे कर रहे हैं जो कि आपकी उड़ीसा की है। हाँ चिंटू, मैंने देखा। क्या है, आश्चर्यजनक नहीं है कि जल जीवन भी दे सकता है और ले भी सकता है। बोलती है पिंकी बोल रही है कि जीवन जो जल है वो जीवन देता भी है और लेता भी है। अगर जल नहीं है तो हम लोग पिएंगे क्या? ठीक है, अगर पिएंगे नहीं तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? ठीक है, और अगर बाढ़ आ जाए तो बचेंगे कैसे? यानी दोनों चीजें आपकी बन जाएंगी। हम पानी के बिना क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखानों में बहुत सारी चीजों के लिए काफी पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है? तो जो आपकी इंडस्ट्री होती है बड़ी बड़ी, उसमें जल की आवश्यकता किसके लिए होती है? मशीनों को ठंडा करने के लिए, चीजें बनाने के लिए भी जल की आवश्यकता पड़ती है। कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की हुई बिजली से चलता है। तो जो कारखाना चलता है वो भी कैसे चलता है? तो जल विद्युत संयंत्र से जो बिजली बनाई जाती है उसी से चलता है। अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे कि झरनों, झीलों, पोखरों और अन्य मरुद्वानों के आसपास क्यों बसते थे। तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि नदियों के आसपास लोग क्यों बसते हैं, क्योंकि नदियों के आसपास की जमीन उपजाऊ रहती है, वहां पे सिंचाई करने की सुविधा अच्छी रहती है, पानी की जो जरूरत होती है वो आराम से लोगों को मिल जाती है। और इसी प्रकार से लोग बसते तो ठीक है, इसी प्रकार से वहीं पे इंडस्ट्री भी लगाते हैं, कारखाने भी वहीं पे लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, इसको समझ लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, यानी पूरे विश्व की बात कर रहा है। विश्व में से आपका जो 3/4 है और 1/4, यानी जो 3/4 है ये आपका कैसा है? ये आपका धरातल जो है, मतलब ये वाली जो 3/4 जमीन है वो जल से ढकी हुई है, यानी महासागरों की बात कर रहा है। और 1/4 में आपका क्या है? 1/4 में आपकी जमीन। आगे देखिए, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य आलवड़ीय जल का अनुपात बहुत कम है। यानी इनके कहने का मतलब है आलवड़ीय अनुपात, यानी जल तो जो है आपकी जमीन पर 71% है, यानी 3/4 बता रखा है, यानी 71%। यानी जल कितना है? 71% है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो सारा 71% जल है, यानी बहुत ज्यादा जल है, लेकिन ये जल कैसा है? आलवड़ीय जल का अनुपात बहुत कम है, यानी इसमें लवण है। ठीक है, यानी ये जल खारा है। ठीक है, तो जो आपका बिना खारा जल है वो बहुत कम मात्रा में है। ठीक है, यह आलवड़ीय जल हमें सतही अपवाह और भूमजल स्रोत से प्राप्त होता है। सतही अपवाह, सतही यानी ये नदियों की बात कर रहा है, यानी जो अपवाह बहती है, यानी नदियों को तो अपवाह कहते हैं हम लोग। ठीक है, और भूमजल आपका जो वाटर लेवल, जो आपका नीचे का जमीन का पानी होता है ना, जो हम वाटर लेवल बोल बोल के नीचे से निकालते हैं कि भाई इसका जल का वाटर लेवल नीचे गिर गया, यानी जमीन का पानी भूमजल, उसको ही हम भूमि जल या भूमजल कहते हैं। तो ये आपका मीठा जल होता है। आगे देखिए, जिनका लगातार नवीनकरण और पुनः भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। यानी इनका नवीनकरणीय, यानी एक ऐसा संसाधन है, जल एक आपका नवीनकरणीय संसाधन है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये इसका पुनः भरण, यानी फिर से इसका भराव, यानी जल आपका है जो आप लोग निकाल लेते हैं वो फिर से कहाँ से आ जाता है? ठीक है, तो उसका जलीय चक्र द्वारा इसका जो है पुनर्भरण होता रहता है। जैसे देखिए, एक बात बताऊंगा आपको, क्या होता है कि चौमासे के महीने में अगर आप बात करें तो नलों में पानी अच्छा आने लगता है, और इसकी अपेक्षा अगर आप गर्मियों में बात करें तो पानी नलों से कम आता है। तो क्या होता है कि जब बारिश होती है, ठीक है, बारिश हुई, अब बारिश का पानी नीचे आ गया, तो नीचे आ गया जमीन पे रिसाव के कारण नीचे चला जाएगा, तो भूमजल यानी आपका वाटर लेवल अच्छा हो जाएगा। और ये फिर क्या होगा? बाष्पीकरण के द्वारा फिर से ऊपर जाएगा। अब बाष्पीकरण के द्वारा ऊपर गया, अब इधर पे पहुंच गया, अब बादल बन गए। बादल बनने के कारण जब ऊपर की साइड जाने में तापमान नीचे की साइड गिरेगा तो संघनन की क्रिया होगी। अब संघनन की क्रिया होगी तो क्या होगा? संघनन की क्रिया के द्वारा बरसात के रूप में फिर से वापस आ जाएगा, और फिर से बाष्पीकरण ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। मतलब इस प्रकार से इसका जल चक्र चलता रहता है, और जल चक्र चलने के कारण क्या होता है? इसका पुनर्भरण होता रहता है। देखिए आगे, सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, यानी पूरा जो दुनिया का जल है जलीय चक्र में हमेशा गतिशील बना रहता है, जिससे जल नवीनकरण आपका सुनिश्चित होता है। यानी इसलिए इसको हम नवीनकरण कहते हैं, क्योंकि ये कभी ना खत्म होने वाली चीज है। जल जो है
आपका कभी ना खत्म होने वाला है, ठीक है। जल कभी ना खत्म होने वाला है, लेकिन लोग बाग क्या करते हैं, इसको खराब कर देते हैं, तो कुछ जगह से उधर से चला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है, तो जल एक नवीनकरणीय योग्य संसाधन है, यानी एक ऐसा संसाधन है नवीनकरणीय, यानी कभी ना खत्म होने वाला। तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी हो जाती है। देखिए कमी क्यों हो जाती है, ठीक है। एक खेत है, ठीक है, मिट्टी है, मिट्टी में क्या होगा, पानी आपका सोख लेगी, मिट्टी बारिश होगी तो पानी सोख लेगी, लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद यहाँ से सड़क निकल गई। अब यहाँ से सड़क निकल गई, सड़कें आपकी पक्की हो जाती हैं। अब सड़कें जब पक्की हो गई तो क्या होगा कि उसकी जो जल धारण करने की क्षमता है वो बचेगी नहीं। अब जब जल धारण करने की क्षमता नहीं बचेगी, तो जब नीचे की साइड जल नहीं जाएगा और बहा के कहाँ चले जाएगा, नदियों और समुद्रों में चला जाएगा, क्योंकि सड़क की वजह से जल धारण क्षमता घट जाएगी उस जमीन की, ठीक है। अब जो जल है उधर पे तो आपका सूखेगा नहीं, कहाँ चला जाएगा, नदियों या तालाबों में चला गया, यानी उस जो विशेष जगह का जल है उधर से जल आपका गायब हो गया। मेन दिक्कत आपकी यही रहती है, ठीक है। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे, यानी 20 करोड़ लोगों को जल उपलब्ध नहीं होगा, ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसा मतलब इन लोगों ने भविष्यवाणी कर रखी है कि 2025 तक। आगे देखिए क्या है, आगे देखेंगे कुछ तत्व और आंकड़े, कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, इसको देखेंगे तो देखिए विश्व में जल के कुछ आयतन, विश्व में जल के कुल आयतन का आपका 96.5% भाग महासागरों में। देखिए इसको समझिए कि जो हमारा 71% जल था, ठीक है, उसका कितना परसेंट, 96.5% जल कहाँ पे है, आपका महासागर में, जो कि हमारे पीने योग्य है ही नहीं, ठीक है। और केवल 2.5% आपका अलवड़ी है, यानी जो 2.5% जल है ये क्या है, आपका अलवड़ी, यानी बिना लवण का है, यानी बिना नमक का, यानी आपका खारा जल नहीं है। तो ये क्या है कि इसमें भी आपकी देखिए क्या है कंडीशन है, विश्व में अलवड़ीय जल का लगभग 70%, यानी इस 2.5% का 70% भाग कहाँ पे है, अंटार्कटिका में मिलेगा, ग्रीनलैंड पर्वतीय क्षेत्र में मिलेगा, यानी आपको ध्रुवों में मिलेगा और जाके कहाँ मिलेगा, पर्वतीय क्षेत्र में मिलेगा। अभी ध्रुवों में और पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है कि बर्फ के रूप में होता है। अब बर्फ के रूप में आप उसको तोड़ तोड़ के तो खा नहीं सकते हैं पानी को, ठीक है, तो बर्फ की चादरों और हिमनदों के रूप में मिलता है। अब दिक्कत क्या है कि जो आपका पर्वतीय क्षेत्र का जल है तो नदियों के रूप में बहा के नीचे की साइड आ जाता है, लेकिन जो आपका ध्रुवों में है, यानी ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, आर्कटिक में आपको जो मिलेगा, इधर का जो जल है ये आपका जमा ही रहता है, क्योंकि जो ग्रीनलैंड नहीं, जो आपके ध्रुव हैं, जो आपके पोल्स हैं, उधर पे क्या है, हर समय आपका ठंडा रहता है और हर समय उधर पे बर्फ जमी रहती है, तो यहाँ का जल तो आप लोग लेने जा नहीं सकते, तो ये भी आपका काम का नहीं रहा, ठीक है, ये भी आपका काम का नहीं रहा। मात्र आपका पर्वतीय क्षेत्रों का जल क्या होगा कि चादरों, बर्फ की चादरों के रूप में तो भले ही रहता है, लेकिन नदियों का उद्गम होता है, जिसके कारण वो नदियों में बहा के जल नीचे की साइड आ जाता है, ठीक है। जबकि अब 70% तो इन्होंने इधर पे बता दिया, अब बचा कितना, 30% से थोड़ा सा कम भूमजल के जल भृत के रूप में पाया जाता है, 30% से थोड़ा कम। अब 30% से भी कम आपको कहाँ मिलेगा, भूमजल के रूप में मिलेगा। तो आपको चीजें कुछ समझ में आ गई होंगी कितना कम जल जो है हमें पीने योग्य, ठीक है। आगे देखिए, भारत विश्व की वृष्टि का 4% हिस्सा प्राप्त करता है, और प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्ध के संदर्भ में विश्व में इसका कितना स्थान है, 133वां स्थान है। फिर से समझिएगा कि एक रिपोर्ट आई जिसमें क्या हुआ कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल, यानी एक व्यक्ति को कितना प्रति वर्ष जल उपलब्ध हो सकता है, इसकी रिपोर्ट में क्या होगा कि जो आपका भारत है, जो हमारा भारत है, वो विश्व में 133वां स्थान पे आया है। देखिए आगे, भारत में कुल नवीनकरणीय योग्य जल संसाधन आपका 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है, ठीक है। भविष्यवाणी है कि 2025 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देशों और क्षेत्रों की तरह क्या होगा, जल की नितांत कमी महसूस करेगा, यानी बहुत बड़ा एक हिस्सा बता रखा है इन्होंने। कब की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2003 के अनुसार बताया था इन्होंने। 2003 में जो रिपोर्ट इन्होंने प्रकाशित की थी उसके अनुसार बताया था कि 2025 तक जो है भारत का बहुत बड़ा हिस्सा जल की कमी को महसूस करेगा, ठीक है। और आज तो आपका फिलहाल 2020 है, ठीक है, तो ये जो आपका 2020 चल रहा है और ये आपकी 2003 की रिपोर्ट है, तो इसमें बहुत ही अंतर आ चुका है और बहुत जगह पर जो है जल आपका नहीं मिल रहा है लोगों को।
अब देखिए क्या है, जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता है। तो देखते हैं जल संरक्षण एवं प्रबंधन, यानी हम इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसका संरक्षण यानी देखरेख इसकी कैसे कर सकते हैं, इसको बचा कैसे सकते हैं, सूखे से कैसे बचा सकते हैं, बाढ़ आने से कैसे बचा सकते हैं। देखिए जल की विशाल भंडार और इसकी नवीन करने योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। यानी ये आपका इतना बड़ा जल का भंडार है और ये नवीनकरणीय संसाधन है, कभी ना समाप्त होने वाली संसाधन है, तो हम क्यों सोचें कि जल की हमें दुर्लभता यानी जल की हमें कमी पड़ेगी, तो ऐसा तो हम सोचेंगे नहीं, लेकिन सोचना तो जरूरी है। जैसा कि हम जल की कमी की बात करते हैं, तो देखिए जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्र या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान जाता है। यानी अगर हम बात करें जल की कमी तो हम लोग सोचेंगे कि जहाँ पे सूखाग्रस्त है वहां पे हमें जल की कमी समझ में आ जाएगी, यहाँ पे जो वर्षा कम होती हो उस वाले क्षेत्र को हम बोल लेंगे। ठीक है, हमारे मानस पटल में यानी हमारी बुद्धि में परंतु तुरंत राजस्थान के मरुस्थल एवं जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनहरियों के चित्रण आपके दिमाग में पहुंच जाएंगे। यानी अगर हम सोचें तो ये चीजें आपके दिमाग में आएंगी कि राजस्थान का जो भाग है, जो मरुस्थल है, वो सूखा है, तो आपका दिमाग उधर चला जाएगा कि उधर पे जल की कमी है। या फिर अगर आप सोचेंगे कि कुछ महिलाएं बहुत ही लंबा रास्ता तय करके एक मटका जल भर के आपका लाती है, तो उसमें आपका दिमाग पहुंच जाएगा जहां जल की कमी हो वहीं पे आपको इस प्रकार की स्थिति मिलेगी। ठीक है, यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जन संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार भिन्नता आती है। फिर से समझिए इसको कि क्या सच है। सच ये है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन यानी हर समय जो है पूरे वर्ष हर स्थान पर एक जैसी स्थिति नहीं रहती है। जैसे हम यूपी की बात कर ले तो अगर हम गर्मियों में देखें तो बरसात नहीं होती है, सर्दियों में भी बरसात नहीं होती है, मौसम चौमासे के महीने में बरसात होती है। तो चौमासे के महीने में जो है आपका पानी अच्छा रहता है कि अगर आप गर्मियों के महीने की बात करते हैं तो कहीं कहीं पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो वो चीज बात कर रहा है। मौसमी परिवर्तन, अब मौसम का परिवर्तन, मौसम आपका परिवर्तन होगा, गर्मी से चौमासा, चौमासे से गर्मी, तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा तो उसी के कारण जो है आपका मानसून आता है। मानसून का चैप्टर हम लोग क्लास 8 में नाइन्थ में पूरा मानसून का चैप्टर हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब मानसून किस वाले क्षेत्र में आता है, किस राज्य में आता है, सारा कुछ मैंने उसमें आपको समझाया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। परंतु अधिकता जल की कमी, इसके अधिशोधन, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। अब इसमें देखिए इसमें क्या बता रखा है कि जो आपका अधिकता जल की कमी है वो किन कारणों से आती है। एक तो अतिशोधन, अत्यधिक प्रयोग। ठीक है, करे जा रहे हैं उसका प्रयोग, मतलब बिना मतलब का जल बहाए जा रहे हैं तो उसका अत्यधिक प्रयोग, फालतू में उसको, गर्मियों के दिनों में भी हमारे पास जल है तो हम उसको फालतू में बर्बाद कर रहे हो। जिनके पास नहीं है, यानी जो कुछ वर्ग ऐसे हैं कि जो समान वितरण नहीं, यानी कुछ वर्ग के पास जल है, ठीक है, इधर पे जल पूरा है लेकिन इधर पे जल बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा असमान वितरण, तो ये होता है कि जल की कमी। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें जो आपकी स्टोरी दी हुई है इसको आप पढ़ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं इसको आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ। ये कुछ आपके चित्र दिए हुए हैं, इधर पे आप देखेंगे कि इधर पे जल आपको बहुत सारा मिल रहा है। ठीक है, और देखिए इधर पे क्या है कि इधर पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका पर्वतीय क्षेत्र दिखाए गए हैं और ये आपका क्या है, राजस्थान या फिर जहाँ पे सूखाग्रस्त क्षेत्र वो वाला आपका दिखाया गया है। तो देखिए पानी की कमी या फिर दुर्लभता। इधर पे भी आप एक चीज देखेंगे ना कि इधर पे देखिए, इधर पे क्या लिखा हुआ है, वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। अब देखिए क्या बता रखा है कि वाटर तो एवरीवेयर है, यानी वाटर तो हर जगह है लेकिन एक बूंद पीने के लिए नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये बाढ़ वाली स्थिति है आपकी। ठीक है, कोलकाता की दिखाई हुई है, इधर पे देखिए ये लिखा हुआ है कोलकाता, तो कोलकाता की स्थिति आपकी बताई हुई है। आगे देखिए क्या है, अब देखिए इधर पे क्या लिखा है, स्वीडन देश है जो आपका, स्वीडन के एक विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार जल की कमी तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रति वर्ष 1000 से 1600 घन मीटर के बीच जल उपलब्ध होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की दुर्लभता हो? तो देखते हैं, हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। कैसे उदाहरण है देखिए, अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग
और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। देखिए इसको क्या है कि दुर्लभता, अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या, यानी जल की कमी हमें कैसे कैसे हो सकती है। या तो जनसंख्या अत्यधिक बढ़ जाए, तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जल की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो जल की कमी हो जाएगी, और उसके परिणामस्वरूप जल की बढ़ती मांग, या फिर लोगों की मांगे बढ़ जाए जल के लिए, ठीक है, या फिर जो है आपका असमान वितरण, असमान वितरण के ही कारण आपका क्या होता है, यानी कहीं पे जल है कहीं पे नहीं है, ठीक है, तो उसके कारण भी चीजें हमें दुर्लभ दिखाई देने लगती हैं। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अब जब अधिक जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें खाने के लिए भी चीजें चाहिए, ठीक है, खाने के लिए चीज चाहिए तो हमें खेती करनी पड़ेगी। अब खेती करनी पड़ेगी तो हमें सिंचाई करनी पड़ेगी, ठीक है, नॉर्मल है कि खेती करेंगे तो सिंचाई करेंगे, तो घरेलू उपयोग तो नॉर्मल है, लेकिन इसमें क्या है कि आपका जो अनाज उगाने के लिए पानी चाहिए उसमें भी आपकी अत्यधिकता बढ़ेगी। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अधिशोषण करना ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। किया जा सकता है कि अनाज का अगर उत्पादन बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो जल संसाधनों का अधिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर उसमें सिंचाई करते हैं हम तभी सिंचित क्षेत्र आपका बढ़ेगा, और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। यानी जल अगर आपके पास है तो अगर आप शुष्क यानी सूखी ऋतुओं में भी अगर खेती करेंगे तो भी खेती हो जाएगी। आपने टेलीविजन विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों की खेतों पर आपने निजी कुएं और नलकूप है। यानी बहुत से जो आप टेलीविजन देखते हैं तो किसान क्या करते हैं, अपने निजी कुएं या फिर नलकूप बना लेते हैं, जिनसे सिंचाई करने एवं उत्पादन बढ़ जाता है। अब आसपास के वहीं पे आपका कुआं है तो बढ़िया वहीं से सिंचाई कर दी, परेशानी हमें नहीं पड़ेगी। परंतु आपने सोचा है इसका परिणाम क्या हो सकता है, तो चलिए सोच लेते हैं। इसके कारण भूमि जल स्तर नीचे गिर जाता है। बिल्कुल उधर पे क्या होता है कि एक कुआं है, ठीक है, अब इसके आसपास क्या होगा, इसके आसपास की पूरी जमीन का भूमि जल का स्तर जो है नीचे की साइड चला जाएगा, ठीक है, और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी आती है। अब जो और आसपास के लोग हैं खेती करने के लिए, उनको क्या होगा कि उनको जल उपलब्धता में कमी हो जाएगी और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ जाता है। यानी भोजन सुरक्षा क्या है, खेती जो वो लोग कर रहे हैं अनाज की, उन्हें सिंचाई नहीं कर पाएंगे। अब सिंचाई नहीं कर पाएंगे, अनाज की खेती अच्छी नहीं होगी, और जब अनाज की खेती अच्छी नहीं होगी तो भोजन ही खतरे में पड़ेगा ना लोगों का, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्री लगी बहुत तेजी से, शहरीकरण यानी शहर बसे बहुत तेजी से, तो क्या है, विकास के अवसर प्राप्त हुए। अब औद्योगिकरण आपका बढ़ा, इंडस्ट्री बढ़ी तो विकास ही होगा, ठीक है, तो विकास के अवसर बढ़े, लोगों का रोजगार बढ़ा। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे में फैली हुई हैं, बड़े औद्योगिक घराने यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलावड़ीय जल संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। यानी जो आपका अलावड़ीय जल संसाधन है उस पर क्या है कि दबाव पड़ रहा है, क्योंकि पानी उद्योग में बहुत ज्यादा लगता है। उद्योग को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। अब क्या होता है कि जल तो लगता ही और ऊर्जा भी लगेगी, और इसकी काफी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। तो जो इसमें ऊर्जा लगती है, लोग क्या करते हैं कि जो जल से जो विद्युत बनती है उसी से पूर्ति करते हैं। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। याद रखिएगा कि जो हमारा भारत है तो जल विद्युत कितना प्राप्त करता है, 22% प्राप्त करता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्या और भी गहरी हुई हैं। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं, ठीक है। बस नॉर्मल लैंग्वेज आपकी लिखी हुई है, इसको जल्दी पढ़ लेते हैं। इनमें कोई आश्चर्य नहीं कि शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। अब शहर क्या है आपके कि जो शहर होते हैं हर जगह आपको पक्का मकान, मतलब कच्ची अच्छी सड़कें तो आपको मिलेगी नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको मिलेंगी, ठीक है, पक्की सड़कें मिलेंगी हर जगह। और जब पक्की सड़कें हर जगह हो जाएंगी, हर जगह आपकी इंडस्ट्री लग जाएगी, पक्की सड़कें होने की वजह से क्या होगी कि उधर पे जो बरसात होगी वो बरसात का पानी आपका जमीन में ना जाकर नदियों और नालों में बह जाएगा, और जब नदियों और नालों में बह जाएगा तो शहर का जो भूमि जल स्तर वो नीचे की साइड बहुत ज्यादा गिर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब तक आपने
अब तक हमने जल दुर्बलता के मात्रात्मक पहलू की बात की है। अब हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफी जल संसाधन है। चलिए अब देख लेते हैं कि जहां लोगों के पास अच्छा जल है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है, लेकिन फिर भी कमी हो रही है। ठीक है, यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। सीधी बात इनकी ऐसी है कि जो आपका नदियों का जल है, नदियों का जल हम लोग क्या करते हैं कि हम जैसे क्या है कि नदियों के पास है, फिर भी हमें जल की कमी है। क्यों? क्योंकि हमने नदियों को गंदा कर रखा है। अब जल को गंदा कर रखा है तो उसको पीने की कमी आ जाएगी आपकी। अब गंदे जल को थोड़ा ना आप पियेंगे, बदबू मार रहा है जल, कैसे पियेंगे? नहीं पी सकते हैं। तो वही चीज बता रखा है कि संसाधन तो अच्छे हैं, लेकिन उस क्षेत्र में भी लोगों को जल जो है दुर्लभता से मिल पा रहा है। क्यों मिल पा रहा है, इसकी वजह क्या है? तो भैया साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इसकी खराब गुणवत्ता है जल की। ठीक है, जल की खराब गुणवत्ता है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है या मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। सीधी सीधी बात है कि हम लोग ये क्या करते हैं कि यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट, यानी कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं सड़े गले, जो उद्योग से निकलते हैं या फिर जो घरेलू कामों से निकलते हैं, तो लोग क्या करते हैं, नदियां अगर उनके आसपास है तो वहीं पे बहा देंगे। अब नदियों में गंदा चीज बहाएंगे तो क्या होगा? पानी गंदा होगा। या फिर रसायन बहा देंगे, ठीक है, केमिकल, या फिर कीटनाशक बहाने से भी आपका जल जो है गंदा होगा। ठीक है, और कृषि में प्रयुक्त उर्वरक। अब क्या होता है कि जैसे लोग बात क्या करते हैं, मिट्टी, किसान जो होते हैं मिट्टी की जांच नहीं करवाएंगे। अब मिट्टी की जांच जब नहीं करवाएंगे तो क्या होगा कि अपने मन का खाद डाल देते हैं। अब अपने मन का खाद उर्वरक डाल दिया तो जो उर्वरक होता है वो पानी, जब सिंचाई वाला पानी आता है तो उसमें जब अत्यधिक होता है उर्वरक तो पानी में घुल के बह जाता है। अब पानी में घुल के जब बहेगा तो क्या होगा कि उस पानी को वो प्रदूषित करता है। अब पानी को प्रदूषित करेगा तो फिर पानी पीने योग्य नहीं बचेगा। ठीक है, और मानव उपयोग के लिए खतरनाक होता था। अब आप जहर थोड़ी ना पी लेंगे, बताइए, कि उसमें कीटनाशक डाला, रसायन डाला, या फिर गंदी चीजें जो घरेलू और उद्योग से अपशिष्ट निकले हैं, वो डाले हैं, और कृषि का जो खाद डाला हुआ है, तो वो आप कैसे पियेंगे? उसमें तो जहर बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। भारत की नदियां, विशेषकर छोटी सरता यानी छोटी छोटी नदियों की बात करा है, जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई। यानी जो छोटी छोटी नदियां हो गई हैं वो जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? हम लोगों के कारण ही हुई हैं। देखिए, बड़ी नदियां जैसे कि गंगा, यमुना, कोई भी शुद्ध नहीं। यानी अब आप ये मत सोच रहे कि छोटी छोटी धाराएं आपकी हैं जो जहरीली हैं तो बड़ी बड़ी धाराएं आपकी अच्छी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें देखा था कि एक बड़ी धारा है और इसका पूरा आपका इस प्रकार से पूरा आपका बनेगा, इसका तंत्र बनेगा। यानी छोटी छोटी धाराएं इसकी जो रहेंगी, छोटी छोटी धाराएं गंगा में मिलेंगी, यमुना में मिलेंगी, या फिर आपकी ब्रह्मपुत्र में मिलेंगी। ठीक है, तो पूरा एक आपका जाल बनता है। तो ये सारा पानी कहाँ जाएगा? फिर बड़ी नदियों में ही तो जाएगा। बड़ी नदियों में जाएगा तो बड़ी नदियां भी तो आपकी शुद्ध नहीं रहेंगी। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, यानी बढ़ती जनसंख्या, कृषि का आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण का भारत पर नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ा है और हर दिन गहराता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है। अब देखिए क्या है संपूर्ण जीवन, मात्र हम लोगों का नहीं, मात्र मनुष्य का नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन खतरे में है। यानी जीव जंतु से लेकर छोटे छोटा सूक्ष्म जीव भी आपका खतरे में है। ठीक है, और ये आपकी रिपोर्ट कब की है? 1999 की रिपोर्ट इधर पे बता रहा है। और इसमें थोड़ा समझिए कि बढ़ती जनसंख्या और कृषि आधुनिकीकरण, यानी कृषि का जो आधुनिकीकरण हो रहा है वो उससे, और नगरीकरण और औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है। इसको हम बार बार समझ रहे हैं। चलिए इसको आगे देखेंगे और चैप्टर में क्या है। आगे देखिए, आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है, कि देखिए समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें। यानी समय चाहता है कि हम अपने जल के जो संसाधन है उनका संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं। ठीक है, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को सुरक्षित करें। यानी समय मांगता है हमसे कि हर चीज को हम सुरक्षित करें, बस इतनी बात है। और हमारे प्राकृतिक पारितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। यानी जो हमारे प्राकृतिक पारितंत्र, जैसे कि हमने कल पढ़ा था वन, तो वन ही आपका निम्नीकृत हो रहा है तो उसको बचाना चाहिए हमें। ठीक है, जल संसाधनों के अधिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का हांस हो रहा है। यानी या तो हम इसका अधिशोषण कर रहे हैं जल का, और इसका कुप्रबंधन यानी हम इसका ठीक से प्रबंधन नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा, जब हम इसका ठीक से प्रबंधन नहीं करेंगे तो संसाधनों में हांस, यानी संसाधन में हानि होगी और हमें इस चीज की कमी होगी। ठीक है, और पारिस्थितिकी संकट की समस्या को पैदा कर रहे हैं, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र से अगर हमने टांग अड़ाई तो निश्चय ही क्या होगा, हमारे
जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और पड़ेगा और पड़ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, पड़ ही रहा है, ठीक है। हम ही लोग कर रहे हैं जो कर रहे हैं। आगे देखिए, बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। तो क्या है आपकी बहुउद्देशीय जल नदी परियोजना, यानी नदी में ऐसी परियोजना जिसके बहुत सारे उद्देश्यों, यानी बहुउद्देशीय, यानी एक दो से ज्यादा उद्देश्यों के नदी में ऐसी परियोजना विकसित करी गई जिसके उद्देश्य क्या है, दो उद्देश्यों से ज्यादा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना। तो चलिए देख लेते हैं, संसाधन प्रबंधन भी है इसका। और देखेंगे आगे हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें, तो देखते हैं। पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज जो रिकॉर्ड हैं आपका, बताते हैं कि हमने प्राचीन काल में सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबों से बांध बनाए। यानी जो ऐतिहासिक अभिलेख और दस्तावेज देखे गए हैं, जो रिकॉर्ड रखा हुआ है, उसमें देखा हुआ है प्राचीन काल में कि अगर हमें सिंचाई करना है तो हम पानी को छींक लेंगे। कैसे छींकेंगे, पत्थरों से छींकेंगे, या फिर मलबे से बांध बना देंगे, या फिर जलाशय अथवा झीलों के तटबंध तथा नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाएंगे। यानी उसमें क्या करेंगे कि जो नदियां हैं उसका पानी हम छींक के रखेंगे इस कुछ तरीकों से, ठीक है, और उसको छींकेंगे तो क्या होगा कि वो पानी हमारी सिंचाई वगैरह में काम आएगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हुए, नदियों में बांध बनाए हुए हैं, आपको पता है, ठीक है, इसी कारण बनाए हुए हैं क्योंकि उनका बहुउद्देशीय है, ठीक है, उनका उद्देश्य जो है बहुउद्देशीय है। अंग्रेजी के प्राचीन भारत में जलीय कृतियां क्या है, तो देखते हैं। ईसा के 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक श्रृंगबेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया, ठीक है। और क्या है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध बनाए गए, झीलें और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। आगे देखिए, कलिंग आपका उड़ीसा में है, नागार्जुन कोंडा आपका आंध्र प्रदेश में है, बेन्नूर आपका कर्नाटक में है, और कोल्हापुर आपका महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के सबूत मिले हैं, ठीक है, सबूत मिलते हैं। आगे देखिए, अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से यह है एक भोपाल झील जो आपकी 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। यानी बताइए आप, झीलें आपकी जब बनाई जाती थी। आगे देखिए, 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज यानी खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया हुआ था। तो ये आपकी 1917 का बताया हुआ है, 1997 का बताया हुआ है, और कुछ आपकी हिस्ट्री की बातें दी हुई हैं। देखिए क्या है, हीराकुंड डैम आपका बना हुआ है, ठीक है, हीराकुंड डैम। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे क्या है, बांध क्या है। अब समझ लेते हैं कि बांध क्या है। हमने अभी देखा ना हीराकुंड डैम, ठीक है, हीराकुंड डैम। अब हम देखेंगे आखिर है क्या। तो देखिए बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन से कैसे सहायता करते हैं। तो देखिए, परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के रूप में, खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध कराते हैं। ये बांध क्या होते हैं, जब नदियों पर बांध बनाए जाते हैं तो पानी को छींक लेते हैं। अब पानी को छींक लेंगे तो पानी इकट्ठा हो जाएगा, फिर उसको धीरे धीरे क्या किया जाता है, धीरे धीरे उसको नदियों का पानी जो होता है, जो बांध के द्वारा छींक लिया जाता है, उसको सिंचाई के लिए काम में लाया जाता है, ठीक है। यानी वो नदियों का पानी है बांध की वजह से रुक जाता है। वैसे तो आपका नदियों का पानी रुकता नहीं है, लेकिन बांध की वजह से उसको रोक दिया जाता है। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते हैं, अपितु उनका उद्देश्य, अभी हमने देखा ना कि बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। तो केवल एक उद्देश्य तो इसका है नहीं, बहुउद्देश्य है, यानी ज्यादा है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, अपितु उनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। विद्युत उत्पादन के लिए क्या होता है कि बांध जो आपका होता है बहुत ही ऊंचाई पर होता है, ठीक है, ऊंचाई। अगर आप एक काम करना, इसमें आपको क्या करना है कि यूट्यूब पे ही सर्च करना कि जो हमारा बांध है उससे हम विद्युत कैसे उत्पादित करते हैं, तो आपको एक वीडियो मिलेगा उसमें, तो आप उसको देखना कि नीचे की साइड टरबाइन लगा दिया जाता है, ऊपर से पानी जब टरबाइन पे आके गिरता है तो टरबाइन जोरों से घूमता है। अब टरबाइन जब जोरों से घूमेगा तो इसमें एनर्जी मिलती है। अब एनर्जी मिलती है तो वही आपके उधर पे विद्युत बन जाती है, ठीक है। घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए भी जल आपूर्ति करी जाती है। बाढ़ का नियंत्रण होता है, इससे कैसे होता है कि बहुत तेजी से पानी बह के आ रहा है तो बांध इसको छींक लेगा। अब बांध छींक लेगा तो आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ पर नियंत्रण हो जाएगा। मनोरंजन, अतिरिक्त नौ संचालन और मछली पालन भी, तो ये आपके इतने ज्यादा क्या है कि इसके उद्देश्य हैं, ठीक है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समान्वित हैं, यानी ये जल को एकत्रित करने के कितने सारे उद्देश्य हैं, इसलिए हम उसको बहुउद्देशीय कहेंगे। उदाहरण के तौर पर सतलज ब्यास बेसिन में, तो जो आपका सतलज ब्यास आपका बेसिन है, यानी सतलज और ब्यास वाला जो सिस्टम है आपका नदियों का, उसमें देखिए भांगड़ा नांगल परियोजना
आपकी बनी हुई है, ठीक है। भांगड़ा नागल आपका एक डैम नहीं है, बल्कि भांगड़ा और नागल अलग अलग डैम है, लेकिन इसको बोला जाता है एक साथ क्योंकि ये सतलज ब्यास पर ही बने हुए हैं, ठीक है। जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आते हैं। किस किस के लिए? जल विद्युत के काम तो आता है, सिंचाई के लिए काम आता है और जल विद्युत भी बनाई जाती है। इसी प्रकार आपका महानदी बेसिन यानी महानदी पर कौन सा डैम बना हुआ है? हीराकुंड। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका भांगड़ा नागल बांध परियोजना है ये किस नदी पे बनी हुई है? तो याद रखिए सतलज व्यास पर बनी हुई है। इसी प्रकार से आपका हीराकुंड का अगर पूछा जाए तो आप महानदी बता देंगे, ठीक है। जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है, यानी ये जो आपके डैम की जो आपकी परियोजना है इससे क्या होता है? जल का संरक्षण होता है और बाढ़ पर भी नियंत्रण होता है। आगे देखेंगे और क्या है आपका बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, यानी एक क्या है आपका कि बांध अगर आपका बना हुआ है तो इसका जो है प्रवाह रोक दिया जाएगा अगर ये बहुत तेजी से बहा के आ रहा है। और आमतौर पर जलाशय झील अथवा जल भरण करता है, यानी जल को रोक लेता है, यानी जल को इकट्ठा करके रख लेता है। बांध का अर्थ होता है जलाशय के लिए किया जाता है। बांध का अर्थ क्या होता है आपका? बांध का अर्थ जलाशय के लिए किया जाता है, ना कि इसके ढांचे के लिए। बांध माने बता रखा है कि इसको जल जो इसमें भर जाता है इसके लिए उसका उपयोग किया जाता है, ना कि उसका ढांचा बना दिया तो हम उसको बांध कह देंगे, ठीक है। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर या लगातार बहते यानी कम बहेगा, ठीक है। बांधों का वर्गीकरण इसकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार, इसका वर्गीकरण जो है किसके अनुसार किया जाता है? एक तो इसका वर्गीकरण हम किसके अनुसार कर देंगे? उसकी संरचना के अनुसार। दूसरा उसके उद्देश्य क्या है या फिर उसकी ऊंचाई के अनुसार हम इसमें इसका वर्गीकरण कर देंगे। संरचना और इसके प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध बनाए जाते हैं, तटस्थ बांध बनाए जाते हैं, ठीक है, या पक्का बांध के अलावा कई उप वर्गों में बांटा जाता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या फिर नीचे वाले बांध बोल सकते हैं। मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत इसको किया जा सकता है। अब देखिए आगे देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति जो हमें हुई थी उसके बाद देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई सामान्य वित्त, कब की बात कर रहा है? 1947 के बाद की, ठीक है। तो क्या है आपका की गई सामान्य वित्त जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजना को उपनिवेशन काल में बनी बाधाएं आई को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया है। तो बांध की बात कर रहा है कि इन सब चीजों के रूप में उसे देखा गया है। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को क्या कहते थे? आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समान्वित रूप से विकास करेगी। बिल्कुल करेगी, नॉर्मल बात है कि अगर हम बांध अच्छी तरह उधर पर बना के रखते हैं तो जो गांव आसपास के गांव हैं सिंचाई के लिए पानी उन्हें उपलब्ध होगा। अगर आप बांध बना के नहीं रखते तो जो पानी है नदियों का बहा ले जाएंगी नदियां, ठीक है, जाके समुद्र में मिल जाएगा, पानी बचेगा नहीं, ठीक है, नदियों में, तो वहां पे सिंचाई में प्रॉब्लम होने लगेगी। इसी कारण जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? आधुनिक भारत के मंदिर इसको कहा है बांधों को, ठीक है। आगे देखिए क्या है, तो देखिए इसमें एक पोयम लिखी हुई है, हमने आषाढ़ में फसलें बोई हैं, हम भद्रा में भादु लाएंगे, बाढ़ से दामोदर फैल गई है। दामोदर नदी के लिए आपकी पोयम लिखी हुई है, बाढ़ से दामोदर फैल गई है, नाव इसमें नहीं चलेगी, ओह दामोदर हम आपके पैर पकड़े हैं, बाढ़ का कहर कुछ कम करो, भादु एक साल बाद आएगा, अपनी सतह पर नाव चलने दो। तो ये देखिए लोकप्रिय गीत दिया हुआ है, तो ये कब गाया जाता है? तो देखिए यह लोकप्रिय भादु गीत दामोदर घाटी क्षेत्र में गाया जाता है, ठीक है। चलिए इसको ये कुछ हमारा काम का नहीं है, बस बता दिया इसको। चलिए आगे देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हर इंसान चाहता है कि बांध बन जाए, कुछ लोग क्या है कि इसका जो है विरोध भी करते हैं। तो देखिए नदियों पर बांध बना लें और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। अब जब देखिए प्राकृतिक बहाव ये कोई हमारे द्वारा तो बहता है नहीं नदी, अब नदी का प्राकृतिक बहाव और अब हम उसको नियंत्रित करते हैं तो क्या होगा कि उसका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होगा, जिसके कारण आपका जो है तलछट बहाव कम हो जाता है, ठीक है। और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होते हैं। तलछट यानी जो छोटे छोटे उसमें
कंकड़ पत्थर आते हैं उनका बहाव रुक जाएगा। जब पानी को हम रोक देंगे तो उनका बहाव भी रुक जाएगा। अब उनका बहाव रुकने से अत्यधिक तलछट क्या होंगे, जलाशय की तली पर जमा हो जाएंगे, नीचे की साइड जम जाएंगे, ठीक है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है। यानी धीरे धीरे नदी का जो तल है ऊपर नीचे की साइड जमेगा तो ऊपर की साइड चट्टानी होता जाएगा और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। यानी इधर में क्या होगा कि जब चट्टानी हो जाएगा तो जीव आवास जो उधर में रहते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए तो आपकी बेकार चीज हो जाएगी, यानी भोजन की उनमें कमी हो जाएगी, ठीक है। बांध नदियों को टूटने में बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देता है। बांध क्या करता है, नदियों को टुकड़ों में बांट देता है, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। यानी क्या होता है कि उनका जो उधर के जीव जंतु उन्हें नुकसान पहुंचता है, बस बात इतनी है। बाढ़ के मैदानों में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति तथा मिट्टियां जल में डूब जाती हैं। यानी आसपास का जो क्षेत्र है, जब पानी ज्यादा रहेगा तो क्या होगा कि जो आपका आसपास का उधर का क्षेत्र है, वनस्पतियां और मिट्टी वो जल में डूबेगी और कालांतर में अपघटित हो जाती है, यानी उधर से उनकी टूट फूट हो जाती है। आगे देखिए क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना को बड़े बांध, नए सामाजिक आंदोलन, जैसे कि आपको देखिए आंदोलन कौन से चले, नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका चला और ठेहरी बांध आंदोलन चला, ठीक है, के कारण भी बने हैं। तो देखते हैं आगे क्या है, इन परियोजना का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों यानी जन समुदाय यानी जन आंदोलन था आपका। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के बृहद स्तर पर विस्थापन के कारण हुआ। अब क्यों हुआ, तो देखिए क्या है कि जब यहाँ पे बांध बनाया गया तो उधर के जो लोग रह रहे हो वहां पे उनको क्या करना पड़ेगा, विस्थापित करना पड़ेगा। अगर विस्थापित नहीं करा, और देखिए अगर कभी भविष्य में बांध टूटता है या बहुत ज्यादा पानी उसमें बढ़ता है तो वो बाढ़ का कारण बनेगा। अब बाढ़ का कारण बनेगा तो वो लोगों की घर गृहस्थी खुद बह जाएंगे बाढ़ में। तो इसके कारण क्या है, वहां के आसपास के समुदाय के जो लोग हैं उनको क्या किया गया, विस्थापित किया गया, और विस्थापित होने के कारण यह क्या हुआ, आपका आंदोलन बन गया। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। अब ऐसा देखिए कि उसमें क्या है, आमतौर पर स्थानीय लोग जो वहाँ पर रहते हैं उनकी जमीन, ठीक है, अब लोग जहाँ रहेंगे तो उनका घर परिवार और फैमिली जमीन तो रहेगी, उनकी आजीविका यानी अगर वो आसपास रहते तो वहीं पे अपनी आजीविका यानी खाना पानी के लिए उधर पे ही आपका बना लेते हैं, ठीक है, और संसाधनों से लगाव यानी आसपास जब उधर पर रहते हैं तो चीज़ों से लगाव तो हो ही जाता है, तो इनके लिए उनको अपनी कुर्बानी, इन चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजना का लाभ नहीं हुआ तो किसको मिल रहा है, ठीक है, तो इधर पे क्या है, अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है, बात देखिए किसको मिल रहा है, शायद जमींदारों और बड़े किसानों को या उद्योगपतियों को, ठीक है, या फिर बड़े उद्योगपतियों को और कुछ नगरीय केंद्रों को इनका उपयोग मिल रहा है, ठीक है, इनका फायदा मिल रहा है। क्या है, गांव की भूमिहीनों को लीजिए, क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं के लाभ उठाते हैं। तो देखिए जो लोग भूमिहीन है तो उनको क्या लाभ मिलेगा। अब देखिए भूमिहीन लोग हैं तो उनकी तो खुद की जमीन ही नहीं है कि भाई वो सिंचाई के लिए कर सकें, ठीक है, तो उन लोगों को नहीं मिलेगा। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन यानी आपका एनजीओ है, ठीक है, कैसा है आपका, एक गैर सरकारी संगठन है, ये सरकारी नहीं है बल्कि गैर सरकारी है, जो जनजातीय लोगों, किसानों और पर्यावरणविदों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध में लामबंद करता है। यानी ये जन आंदोलन है, ठीक है, मूल रूप से शुरू में यहाँ आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरण मुद्दों पर केंद्रित था। यानी अब देखिए आसपास का उसका पर्यावरण क्या है, डूब जाएगा। अब आसपास का पर्यावरण जब जो पानी में डूबेगा तो उसके लिए आंदोलन चलेगा, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण खराब हो रहा है। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना है। यानी अगर उधर से लोग विस्थापित हो रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उन्हें सुविधाजनक स्थान पर रखा जाए, उन्हें सुविधाएं दी जाए, क्योंकि उनका घर परिवार तो तुमने उधर पे बांध कर दिया, ठीक है। अब देखिए आगे लोगों ने सोचा कि उनकी यातना व्यर्थ नहीं जाएंगी, यानी उन्होंने जो अपना बलिदान दिया है, घर परिवार छोड़ा है, तो उनकी यात्रा जो है व्यर्थ नहीं जाएंगी। विस्थापन का शोक स्वीकार किया है, यह विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार में भी लामबंद हो जाएंगे, ठीक है, सिंचाई के प्रसार से भी मालामाल हो जाएंगे। यानी सिंचाई का जब प्रसार बढ़ेगा, फैलाव बढ़ेगा तो ये मालामाल हो जाएंगे। प्राय रेहंद के उत्तरजीवियों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया है। यानी कष्ट तो होता ही, अब घर पर बाहर छोड़ने के लिए कोई खुशी राजी खुशी तो छोड़ नहीं देगा, या फिर वो लोग इतना ज्यादा लोग जब विस्थापित होंगे तो रहेंगे कहाँ, एक समस्या आपकी ये भी आ गई। परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिम पूर्ण हो गई है, पूछते जा रहे हैं हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया है,
ठीक है। अब वो लोग इतने मजबूत हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पूछते जा रहे हैं कि हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों हम लोगों को ही चुना गया है। अब देखिए और थोड़ा इसको देखेंगे, चैप्टर आपका बड़ा है, मेरे ख्याल से इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो आपका पिछला चैप्टर था वो आपका 1 घंटे से ऊपर चला गया था, लेकिन ये तो आपका 1 घंटे से ऊपर ही 1.5 घंटे से ऊपर जाएगा, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में सफल प्रारूप परिवर्तन कर दिया है। जहां किसान जलगहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे थे, इससे मृदा के लवणीकरण और गंभीर पारिस्थितिकीय परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। यानी इनमें और दूरी बढ़ गई है, क्योंकि देखिए कि गरीब लोग तो भूमिहीन है, यानी अब भूमिहीन है तो उनके पास तो भूमि नहीं है, तो उन्हें सिंचाई से क्या लेना देना, ठीक है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए हैं। उपद्रव यानी लड़ाई झगड़े, उपद्रव फंसाद यानी आपका लड़ाई झगड़ों पर उतारू हो गए हैं। बहुउद्देशीय परियोजना की लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आमतौर पर होते रहते हैं, यानी जो आपके हैं झगड़े तो इसमें होंगे ही, ठीक है, क्योंकि किसी को लाभ ज्यादा मिलेगा, किसी को लाभ कम मिल रहा है। तो देखिए कुछ आपकी नदियां और बहुत ही अच्छी मैपिंग है, इसको आप देखेंगे तो आपको चीजें अच्छे समझ में आएंगी, क्योंकि देखिए इसकी मैपिंग देखिए इसकी कितनी अच्छी है। देखिए गंगा नदी की आपकी मैपिंग एकदम तीर से और साफ दिखाई गई है इस प्रकार से, ठीक है। और ये आपकी यमुना नदी दिखाई गई है, यहाँ पे चम्बल इसमें जाके मिलती है, इधर पे बेतवा इससे मिल जाती है, ये घाघरा, ठीक है, ये शारदा नदी है, ये आपकी गंडक, इधर पे कोसी, और इधर पे आपकी देखिए सोन नदी है। मतलब बहुत ही अच्छी मैपिंग आपकी दिखाई गई है, कोसी इधर पे दिखाई गई है, ठीक है। और इधर पे देखिए क्या है कि इधर पे आपकी इसकी सांगपो यानी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी दिखाई गई है कि इधर से चीन में सांगपो बोली जाती है। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से क्या करती है, इधर पे प्रवेश करेगी इंडिया में, तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी नाम दे दिया जाता है, और इधर से जाके बांग्लादेश में जब जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो इसको जमुना नाम दे दिया जाता है। तीर से इसकी मैपिंग दिखाई गई है तो अच्छी है। इसके बाद अगर आप ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र हो गई, इधर पे सॉरी सिंधु की बात करें तो सिंधु आपकी इस प्रकार से आपकी रही है। इस सिंधु की 5 नदियां आपकी बनी, झेलम, चना और रावी, सतलज, ब्यास आपकी दिखाई गई है। बांगड़ नागल परियोजना आपकी इधर है, ठहरी बांध आपका इधर है, ठीक है, नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट आपका इधर दिखाया गया है, ठीक है। और आपका देखिए और इधर पे आपका राणा प्रताप सागर, गांधी सागर बांध आपका, ठीक है, सरदार सरोवर आपका नर्मदा नदी पे, तापी नदी, ठीक है, और ये आपकी गोदावरी इस साइड जा रही है, महानदी, हीराकुंड डैम इधर पे बना हुआ है महानदी पे, ठीक है, कोयना, कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर आपका, तुंगभद्रा, और आपकी नीचे नदियां दिखाई गई हैं, यानी आपका क्या है इधर पे कावेरी नदी, पेरियार नदी इस साइड जा रही है, यानी अच्छी मैपिंग आपकी दिखाई हुई है नदियों की, इसको देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो क्या है इधर पे पता है क्या है, क्या आप जानते हैं, तो देखिए क्या आप जानते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, चैप्टर आपका बड़ा है, अगर ऐसे ही हम छोटी छोटी चीजें पढ़ते रहे तो चीजें और आपकी ज्यादा हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं, नदी परियोजना पर उठी अधिकतर आपत्तियां। नदी परियोजना अगर बनाई गई है, यानी उधर पे बांध बनाने के लिए क्या हुआ कि उधर पे बांध बनाने के लिए आपकी जो परियोजना बनी है तो आपत्ति तो उठेगी। तो देखिए क्या है, अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर हैं। क्या है, नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर है। यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बनते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप लोग बताइए कि एक तो इनको बनाया गया किसके लिए कि ये बाढ़ रोक लेंगे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वहां पे जो तलछट है यानी छोटे मोटे जो आपके पत्थर टुकड़े हैं नीचे साइड जम गए। अब वो जो नीचे की साइड पत्थर जम गए तो उसका जो तली है वो ऊपर की साइड जमा हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर की साइड जमा हो जाएगा तो क्या है, वो बाढ़ का कारण बनेंगे, ठीक है। सोचने वाली बात है कि अब ये बाढ़ का कारण बनेंगे। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध, अत्यधिक जब वर्षा होगी तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहे हैं। वो तो है ही, अगर हद से ज्यादा बारिश होगी, हद से ज्यादा पानी होगा तो बांध क्या है, नियंत्रण तो खो देते हैं अपना। आपने पढ़ा होगा कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से जोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई थी, ठीक है। अब क्या है कि अगर बांध है तो उन्होंने छींक लिया पानी, अब पानी छींक लिया तो क्या है, पानी छिक गया। अब पानी छिकने के कारण पानी आगे की साइड नहीं बहेगा तो और आपकी समस्या है कि अगर बारिश होती है तो बाढ़ का कारण भी बनेंगे, ठीक है, बाढ़ का कारण भी बनेंगे और सिंचाई के लिए मतलब अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, ठीक है। यानी नेगेटिव और पॉजिटिव आपके दोनों पॉइंट निकल के आएंगे। वो तो आपकी नॉर्मल बात है कि हर चीज में आपको एक नेगेटिव पॉइंट मिलेगा, एक पॉजिटिव, वही दशा इसमें है आपकी।
इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ अपितु बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी होता है। अब पानी बहाव तेज होगा तो मृदा अपरदन तो होगा ही। बांध के जलाशय पर तलछट जमा हो जाने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। तो ये भी एक समस्या है कि जो छोटे छोटे तलछट होते हैं इससे क्या होता है, मृदा आपकी उपजाऊ हो जाती है। अब मृदा उपजाऊ नहीं होगी तो क्या होगा, मृदा का निम्नीकरण होगा, यानी वो बंजर होना स्टार्ट होगी। यानी समस्याएं आपकी ज्यादा इससे मतलब अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। बहुउद्देशीय इसका तो इससे भूकंप की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां और आपका फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण भी फैलते हैं। तो देखिए वर्षा जल संग्रहण कितना टाइम हो गया, 44 मिनट आपका हो चुका है। तो इसको हम वर्षा जल संग्रहण कितना रह गया आपका, चलिए इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि आपको 20 मिनट में जल्दी कर लेंगे, ठीक है। इसको देखेंगे कि आपका वर्षा जल संग्रहण यानी वर्षा का जल का संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में बात कर रहा है। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के आपका अलाभप्रद असर, यानी इसके क्या है कि जो इसके बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कुछ कैसे आप कह सकते हैं कि मतलब अलाभप्रद यानी उससे हमें लाभ नहीं होगा। उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्य विफल हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रह ढांचे भी बनाए गए हैं, यानी जल का संग्रहण किया जाएगा इसके लिए भी ढांचे बनाए गए हैं। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भूमि जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए हैं। यानी कुछ आपके तरीके हैं जो विकसित किए हुए हैं, जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित किए हुए हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है, लोगों ने गुल अथवा कुल बनाए हुए हैं। गुल अथवा कुल यानी पश्चिमी हिमालय की बात कर रहा है, वहां पे आपका गुल कुल बनाए हुए हैं। जैसे कि बाहे कहाँ है, नदी की धारा का रास्ता बदलकर नदी में सिंचाई के लिए बनाई जाती है। यानी ये धारा गुल कुल नाम, देखिए किन धाराओं को नाम दिया गया है। जो आपकी धाराएं ऐसी हैं कि मतलब नदियों की जगह उनको ऐसा मोड़ दे दिया कि वो सिंचाई की तरफ मुड़ जाएंगी, ठीक है, उनका रास्ता ऐसा कर दिया कि सिंचाई की तरफ मुड़ जाएंगे अपने आप। तो क्या हुआ कि ये पश्चिमी हिमालय में होती हैं और इससे हमें सुविधा हो गई कि भाई हमने अपनी सिंचाई कर ली। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण यानी छत वर्षा जल संग्रहण नाम से ही आपको चीजें समझ में आ रही होंगी का तरीका आम है। मतलब छत पर जल का संग्रहण कर लिया जाता है। आगे देखिए क्या है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ के दौरान पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। इधर पे क्या होता है, पश्चिम बंगाल में जब बाढ़ के मैदान आते हैं तो देखिए बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बना देते हैं। यानी बाढ़ जब आएगी तो क्या करते हैं, बाढ़ का ऐसी बना देते हैं कि पानी अपने आप खेतों में चला जाता है और सिंचाई हो जाती है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं। इधर पे बड़े बड़े गड्ढे बना दिए जाते हैं ताकि क्या है कि वो पानी उधर पे गड्ढों में बना रहे और समय आने पर हम इसमें सिंचाई में काम ला सके, ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खाद्यान्न और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण, यानी नाम दिए जाते हैं कैसे, खाद्यान्न और जोहड़, ठीक है। ये क्षेत्र आपके हैं तो इधर पे क्षेत्र पे क्या किया जाता है, गड्ढे बना के क्या किया जाता है, आपका पानी को बचाया जाता है। इधर पे हेडपंप के माध्यम से ये आपका हो गया बेकार पड़े कुएं के माध्यम से पुनः भरण। तो ये आप देख लीजिए। और ये क्या है, चलिए इसको पढ़ते हैं थोड़ा। इसमें क्या है, आपका क्या है, पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। तो देखिए किस प्रकार रेत और ईंट प्रयोग करके जल का छनन किया जाता है यानी फिल्टर, ठीक है। भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है जहां से इसे तुरंत प्रयोग किया जाता है। देखिए इधर पे क्या बना हुआ है, क्या है इधर पे कि जो छत का पानी है इसको एकत्र, जैसे छत पे पानी भर गया, अब इधर पे इस प्रकार से ये पाइप डला हुआ है, फिर भूमिगत पाइप डला हुआ है और फिर इधर पे कुआं टाइप का बना दिया, ठीक है। तो इधर पे पानी क्या होगा आपका एकत्र, छत पे भर के तो पानी आप रख नहीं सकते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपका किया जाता है। हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनः भरण करता है, बाद में इस जल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये जल क्या है आपका भूमिगत जल के रूप में आ जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, आगे और क्या है आपका, और ये आपका बना हुआ है एक कुल से बर्तुल ग्रामीण तालाब बना हुआ है, ठीक है। काजा गांव के चित्र बना हुआ है, जिससे जरूरत है यानी ये पानी इधर पे भर दिया गया है। अभी क्या होगा, अब इस पानी मांग किया हुआ आपका जब सिंचाई का वक्त आएगा तो सिंचाई कर दी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेष करके आपका बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे, ठीक है। क्या किया जाता था कि पानी जो पीने का संग्रहित करना है तो भूमिगत टैंक यानी भूमि के नीचे टैंक या फिर टांका हुआ करते थे, ठीक है। आगे देखिए क्या है, इसका आकार एक बड़े कमरे जितना होता था, ठीक है, छोटा मोटा नहीं होता था, बड़े कमरे जितना होता था। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा और आपका 4.24 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा, यानी अब इसका क्या है, इसका आप क्षेत्रफल आयतन निकाल लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। टांका द्वारा सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। ये क्या करते हैं, आंगन में इसको बना लेते हैं, ठीक है। ये घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जोड़े जाते हैं। अब क्या होता है, घर की थोड़ी छतें ढलानदार बना दी जाएंगी और इधर पे पाइप लगा दिया जाएगा और पाइप से सीधे वहीं पे आपका टांका तक जोड़ दिया जाएगा। आगे देखिए, छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता है तथा इसे एकत्रित किया जाता है। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग किया जाता है, यानी वर्षा का पहला जल जो होता है छतों और नलों को साफ करने के लिए कर दिया जाता है और उसे संग्रहित नहीं किया जाता, यानी फिर उसको जब साफ सफाई कर दी जाएगी तो उसको संग्रहित क्यों करेंगे, गंदा पानी होगा ना तो उसको बहा देंगे। इसके बाद उसे वर्षा पानी जो भी है उसके बाद उसका आगे देखते हैं। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु पर तक संग्रहित किया जाता है, यानी ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए रखा जाए, अगली वर्षा ऋतु तक पानी उधर पर संग्रहित किया जाता है तथा इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाला जल स्रोत बताता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी, जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, इसको क्या बोला जाता है, पालर पानी बोला जाता है। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, यानी आप तलघर बोलते हैं ना, तो उस प्रकार से आपके भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को ही ठंडा रखता है, ठीक है। तो इन कमरों को भी ठंडा रखता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में क्या मिलती है, राहत मिलती है हमें, ठीक है। मतलब देखिए इधर पे क्या है, एक रोचक तथ्य पढ़ेंगे। मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। इधर पे मतलब छतों का जल संग्रहित किया जाता है, कहाँ पे, मेघालय में। यह रोचक इसलिए क्योंकि चेरापूंजी और मौसिनराम जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, यानी मौसिनराम में आपकी सबसे अधिक वर्षा मानी जाती है। तो इधर पे क्या है आपका और क्या बता रखा है इसके बारे में, शिलोंग में 55 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है और यह शहर पानी पीने के लिए कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर क्षेत्र में छत वर्षा जल का संग्रहण ही व्यवस्था है और घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति जल संग्रहण व्यवस्था की होती है। तो ये चीजें आपकी, चलिए आगे देखते हैं, क्रियाकलाप दिया हुआ है। अब देखेंगे कि क्या है भाई, ये दुख की बात है, क्या है देखते हैं। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की नीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। पहली बात तो सुनिए, आपके जो आपका राजस्थान है दो भागों में बट गया, ठीक है। एक तो पूर्वी राजस्थान, एक पश्चिमी राजस्थान। क्यों? क्योंकि ये जो बीच में जो है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है और इस अरावली पर्वत श्रृंखला के कारण क्या है कि राजस्थान जो है दो भागों में बट चुका है। अब क्या होता है कि जो आपका क्या है कि इस साइड तो इसमें अरावली पर्वत श्रृंखला है जो आपकी ऊंचाई में मतलब ज्यादा है। अब ज्यादा ऊंचाई होने के कारण क्या करती है, पूर्वी राजस्थान में तो बारिश करा देती है और इसका जो दूसरा ढाल होता है पश्चिम साइड वाला, ये ढाल जो है आपका सूखाग्रस्त हो जाता है, क्योंकि जो बरसात है यानी जो मानसून है इसी के साइड टकरा के इसी साइड बारिश करा देता है, उस साइड निकल के जा ही नहीं पाता, ज्यादातर बहुत कम निकल पाता है। तो ये दोनों भाग क्या है, अपोजिट है, यानी पूर्वी राजस्थान में पानी अच्छा है लेकिन पश्चिमी राजस्थान में पानी की कमी हो जाती है। अब क्या बता रखा है कि देखिए आगे क्या है, आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है।
यानी इंदिरा गांधी नहर से क्या है कि आपकी जो पेयजल है उसका कारण क्या हो रहा है कि कम हो रहा है आपकी छत वर्षा जल संग्रहण, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर से पानी जो है आपका मिल रहा है लोगों को, तो लोग बाग क्या है छत पर संग्रहण नहीं कर रहे हैं पानी का। ठीक है, आगे देखिए, हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा आज भी है, यानी टांके तो आज भी बना के रखे हैं, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद ही नहीं है, उनको मतलब आदत ही नहीं है पीने की, तो उन लोगों ने क्या किया कि वही उसी का पानी पीते हैं, तो इसलिए उन्होंने टांकों को अभी भी बना के रखा है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव आपका गंडाथुर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की है। कहाँ की बात कर रहा है? कर्नाटक की बात कर रहा है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यानी यहाँ पे क्या है कि लोग बाग बोलते हैं कि वहाँ पे जो पानी है अच्छी तरह से उपलब्ध है, यानी संपन्न है गांव। यहाँ प्रयोग किए जा रहे हैं वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र को देखें तो हल्के देखेंगे थोड़ी देर में। इस गांव में हर वर्षा लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा वाली है। ठीक है, हर वर्ष क्या है लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है और 10 भराई के साथ यहाँ संग्रहण दक्षता आपकी 80% है। यहाँ हर गांव लगभग प्रत्येक वर्ष आपका 50,000 मीटर जल का संग्रहण और उपयोग करता है, यानी काफी कर लेता है। और क्या है आपका 120 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग इतना जल एकत्रित किया जाता है। तो ये आपके कुछ तथ्य दिए हुए हैं, आपका इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब क्या एक रोचक तथ्य बोल रखा है, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानून कार्रवाई की जाएगी। यानी मतलब जो है सरकार ने बोल रखा है कि हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण होना चाहिए, ऐसे ढांचे बने होने चाहिए। अगर लोग इसका पालन नहीं करते हैं तो उस व्यक्ति को दोषी माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। अब इसमें से कुछ चीजें आपकी दी हुई हैं, देखिए इधर पे क्या है आपका कि एक आपका दिया हुआ है चित्र आपका 3.6, इसको आप पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आपको क्या करना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि टाइम आपका ज्यादा हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा बच्चा वाला दिया हुआ है कुछ आपका, देख लीजिए इसको। और ये आपका दिया हुआ है क्या दिया हुआ है आपका बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, तो इसको खुद से पढ़ना कि बांस आपको पता है कि जो ये होता है खोखला होता है, तो पाइप की तरह इसका यूज कर लिया जाता है बांस का। तो इसको भी आप लोग देखिएगा कि इससे किस प्रकार से ड्रिप सिंचाई करी जाती है, इसको भी आपको पूरा पढ़ना है, इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कह रही हूँ। तो चैप्टर यहाँ पे आपका समाप्त होता है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। और स्क्रीनशॉट करते जाइए क्योंकि अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं तो क्वेश्चन करना तो लाजमी है। और चलिए मिलेंगे आप कल नए चैप्टर के साथ। एक ही पार्ट में आपका पूरा चैप्टर हो चुका है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।